जय हिंद दोस्तों। हम पेपर 1 इतिहास जिसके अंतर्गत यूनिट 2 दी गई हुई है, जिसमें कुछ वंश दिए हो गए हैं। हम वो वंश पढ़ रहे थे। ये वंश हम ललित बेलागी सर के मार्गदर्शन में मिली पीडीएफ सारांश से पढ़ रहे थे। हमने प्रमुख वंशों में ओलिकर वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, गर्दबिल्ल वंश, नागवंश, कच्छप घात वंश देख लिया था। आज हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। इन सभी का हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति देखी। आज हम देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि कन्नौज का साम्राज्य था, उसके समाप्त होने के बाद कन्नौज का साम्राज्य, कन्नौज की स्थापना किसने की थी? प्रभाकर वर्मन, जिसे हम वर्मन वंश भी बोलते हैं। वर्मन वंश में प्रभाकर वर्मन ने इसकी स्थापना की थी तथा इसके बाद में इसकी गद्दी पर राजवर्धन इसका बड़ा बेटा बैठा तथा उसके बाद में हर्षवर्मन बैठा। हर्षवर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज का साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया तथा केंद्र में कोई भी सत्ता स्थापित नहीं थी। इस राजनीतिक शिथिलता के दौर में राजशक्ति के केंद्र में गुर्जर प्रतिहार वंश स्थायी शासन स्थापित हुआ। इस वंश की स्थापना सबसे पहले कहाँ जोधपुर में हुई थी। किसने की थी? हरिश्चंद्र द्वारा की गई तथा जिसकी मालवा शाखा की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। इसका संस्थापक हरिश्चंद्र है तथा राजधानी कन्नौज है। कन्नौज वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है उसमें कन्नौज आता था। इस वंश में हम प्रमुख रूप से देखेंगे उसका परिचय, जानकारी कहाँ कहाँ से मिली, उसके स्रोत, संस्थापक, शाखाएं, कला एवं स्थापत्य, इसका प्रशासन तथा परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम इसकी सामान्य जानकारी के स्रोत तथा संस्थापक देखेंगे तथा कुछ राजाएं देखेंगे। अन्य वीडियो में हम इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति देखेंगे। तो आइए दोस्तों फिर अगला हम टॉपिक देखते हैं, जानकारी के स्रोत। हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिली है? अभिलेख मिले हैं। पहला अभिलेख है मिहिर भोज का, ग्वालियर अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित एक जैन मंदिर की दीवार पर यह ऐहोल अभिलेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख को हम देखें तो इतिहास की दृष्टि से सबसे पहला अभिलेख है। इसे पहला ऐतिहासिक अभिलेख भी कहते हैं। तथा दूसरा है प्रतापगढ़ अभिलेख, जो कि राजस्थान में स्थित है। कुछ साहित्य है जिससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे राजशेखर एक कवि है, उनकी पुस्तक है कर्पूर मंजरी तथा विद्वशाल भंजिका। जयानक के पृथ्वीराज विजय से हमें इसकी जानकारी मिलती है तथा कलन की राजतरंगिणी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। विदेशी वृत्तांत के रूप में सुलेमान, जो कि एक अरबी यात्री था, उसने मिहिरभोज के विषय में जानकारी दी तथा अल-मशरूदी ने महिपाल के विषय में जानकारी दी। ये देखिए इसकी लोकेशन, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कन्नौज साम्राज्य था। इसका मूल स्थान चीनी यात्री जो हेनसांग था। गुर्जर प्रदेश को कुचेलो तथा पीलीमेला भिन्नमल कहा है। इस आधार पर एक विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार थे, उन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल निवास आबू पर्वत में भीनमल को कहा है। मान्यता प्राप्त मत है वो क्या है? अभिलेखों के अनुसार गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण के वंशज थे। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। एक ब्राह्मण पत्नी थी, उससे जो उत्पन्न पुत्र हुआ उसने मालवा पर शासन किया तथा एक क्षत्रिय पत्नी थी, उससे जो उत्पन्न पुत्र हुआ उसने जोधपुर पर शासन किया। इस आधार पर अधिकांश इतिहासकार गुर्जर प्रतिहार का मूल निवास कहाँ मानते हैं? उज्जैन या जोधपुर को मानते हैं। अब हम इसके देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। उत्पत्ति का सिद्धांत अग्निकुंड से, जो पृथ्वीराज रासो है, चंद बरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का जन्म माउंट आबू राजस्थान में किए गए एक यज्ञ से हुआ। यह यज्ञ किसने किया था? राजा ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किए गए एक अग्निकुंड यज्ञ से हुआ है। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? पृथ्वीराज रासो में, जो कि चंद बरदाई की पुस्तक है।
कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें शक जाति से संबंधित बताया तथा ग्वालियर अभिलेख में इन्होंने स्वयं को राम का जो भाई था लक्ष्मण, उनका जो एक प्रतिहार अर्थात द्वारपाल था, उसके वंशज बताए हैं। अर्थात ये अपनी उत्पत्ति राजपूतों से भी मानते हैं। अब इसमें हम प्रमुख शासक देख लेते हैं। पहला शासक था नागभट्ट प्रथम, जो कि 730 से 756 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई तथा गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक नहीं, ओनली संस्थापक माना जाता है। इसका वास्तविक संस्थापक रहेगा वत्सराज, वत्सराज को माना जाएगा। इसने किस किस से युद्ध किया था? जो नागभट्ट प्रथम ने पहला युद्ध, जो अरब अरब थे जिनकी बहुत बड़ी सेना और शक्तिशाली सेना थी, उनको पराजित किया था। राष्ट्रकूट शासक दंतेदुर्ग से यह पराजित हुआ था। इसकी जानकारी हमें संजन ताम्रपत्र अभिलेख में मिलती है, जो कि दंतेदुर्ग, इसमें यह जानकारी मिलती है कि दंतेदुर्ग ने उज्जैनी में एक यज्ञ करवाया था, हिरण्यगर्भ नामक, जिसमें जो नागवट प्रथम को द्वारपाल बनने के लिए विवश किया था। अब इसमें कौन कौन से शासक है मुख्य, वो देख लेते हैं। नागवट प्रथम पढ़ेंगे, वत्सराज नागभट्ट द्वितीय रामभद्र, मिहिर भोज महेंद्रपाल भोज द्वितीय, महीपाल देवपाल विनायक पालदेव सेकेंड तथा राज्यपाल वगैरह भी देखेंगे। इसके अन्य शासक थे। नागवट प्रथम की अन्य उपाधियों में इसने साम्राज्य विस्तार जो गुजरात है वहां से, गुजरात से ग्वालियर तक करा था तथा इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ है? इसके भाई का जो पुत्र कुक्कुक और देवराज इसके उत्तराधिकारी रहे। काकुस्थ, जिसे हम कुक्कुस भी कहते हैं, कुक्कुक कहते हैं, यह नागभट्ट प्रथम का भतीजा एवं उत्तराधिकारी था। इसकी जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति में से वंश का यशवर्धन करने वाला इसे कहा गया है। निसंतान ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके कारण जो इसका छोटा भाई अनुज भाई, जिसका नाम देवराज था, वो गद्दी पर बैठा। भोज प्रथम के वराह अभिलेख में देवशक्ति या एवं विष्णु का भक्त कहा गया है देवराज को। अगला है हमारा वत्सराज, जिसका शासन 780 से 800 ईस्वी तक रहा है। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक कहते हैं इसको हम। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वत्सराज को कहा जाता है। यह देवराज का उत्तराधिकारी था। इसने राजधानी उज्जैन बनाई थी। इसने किस किस से युद्ध किया था? वर्धन वंशी सामंती शासक भांडे को पराजित किया। कन्नौज तथा मध्य राजपूताना क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल, जो कि पाल शासक था, को पराजित किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। ये तीन, अगले वीडियो में हम त्रिपक्षीय संघर्ष को डिटेल में देखेंगे। ध्रुव राष्ट्रकूट के साथ संघर्ष हुआ जिसमें वत्सराज पराजित हुआ था। इसकी उपलब्धियां क्या क्या है? उपलब्धियां इसमें जो साम्राज्य विस्तार था, पश्चिम भारत गुजरात राजस्थान तक कर लिया था। प्रतिहार साम्राज्य की स्थिति को इसने सुदृढ़ करा। अगला राजा हमारा नागभट्ट द्वितीय, जिसका कार्यकाल 800 से 833 ईस्वी था। वत्सराज का उत्तराधिकारी था। इसने युद्ध सिंध आंध्र विदर्भ एवं कलिंग के शासकों को पराजित किया। उत्तर में मत्स्य, पूर्व में वत्स, पश्चिम में तरुष्का मुस्लिम को हराया। कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रा युद्ध को हराया। धर्मपाल को पराजित किया तथा बिहार क्षेत्र पर विस्तार किया। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराया, परंतु शीघ्र ही नागभट्ट द्वितीय ने मालवा पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। इनके बारे में विशेष जानकारी, कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बन गया था। संपूर्ण भारत पर राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करने का कार्य किया था।
जैन धर्म का संरक्षण किया था इसने। यह जैन धर्म का धर्मानुयायी था। प्रभात चंद्र सूर्य का इस पर प्रभाव पड़ा था। कन्नौज एवं ग्वालियर की विशालकाय जिन मूर्तियों की स्थापना कराई थी। जिन जैन धर्मों में दीक्षांत जैन धर्माचार्य वज्रभट्ट द्वारा किया गया था। इसने विवाह किसे किया? चहमान गुतक की बहन कलावती से इसका विवाह हुआ था। इसकी जानकारी हमें जयानक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में मिलती है। नागभट्ट का साम्राज्य हिमालय से नर्मदा नदी तक तथा गुजरात से बंगाल की सीमा तक था। इसका जो हमारा हिमालय हिमालय पर्वत है, उससे जो हमारी नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश में है वहां तक, तथा गुजरात जो कि हमारा पश्चिमी एरिया है जिससे बंगाल की सीमा तक है, देखा जाता है। अगला हमारा राजा रामभद्र, जिसका शासन 833 से 836 ईस्वी तक था। यह नागभट्ट सेकंड का उत्तराधिकारी था। इसकी राजधानी ग्वालियर थी। अन्य नाम में हम देखते हैं राम और रामदेव। यह एक निर्बल शासक था। वराह एवं दौलतपुर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। अगला हमारा राजा है मिहिरभोज फर्स्ट। यह रामभद्र का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इसकी उपाधियों में मिहिर, प्रभास, आदिवरा आदि इसकी उपाधियां वैष्णव। यह किसका अनुयायी था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। हमारे पास समय कम है इसलिए हम इसे जल्दी जल्दी देख रहे हैं। कम समय में हम ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। शासन का हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है? कलहन की राजतरंगिणी तथा अरब यात्री सुलेमान का विवरण हम ऊपर देख चुके थे। इसकी उपलब्धियों में हम देखते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। मिहिरभोज का साम्राज्य को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाया। मैत्रीपूर्ण संबंध इसके कलचुरी, चेदी तथा गहलोत वंश से इसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, मित्रता वाले। गोहिल वंश हर्षराज इसका सामंत था। मिहिरभोज की भारत अभियान में सहायता की थी जिसने। कलचुरी वंशी गुणाम्बोधि देव मिहिरभोज का सामंत था। इसने अपना साम्राज्य विस्तार पंजाब तक कर लिया था, जिसकी जानकारी हमें पेहवा अभिलेख से मिलती है। उत्तर भारतीय शासकों को पराजित किया, गौड़ नरेश को हराया, पूर्व भारत के शासकों से कर प्राप्त करा। मध्य भारत पर भी इसका अधिकार था। इसकी जानकारी हमें देवगढ़ अभिलेख से मिलती है। ग्वालियर लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने कई राजाओं को आक्रमण कर उनका विस्तार रोक दिया। इसकी विजय हम देखते हैं पालों पर तथा राष्ट्रकूटों पर। हमने देखा था त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल और राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में, तो इसकी विजय पालों पर भी देखेंगे हम, राष्ट्रकूटों पर भी देखेंगे। इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी? प्रभास, आदिवरा, मिहिर। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? प्रभास जो उपाधि मिली है इसका उल्लेख हमें दौलतपुर अभिलेख से मिलता है। ग्वालियर अभिलेख में इसकी आदिवरा उपाधि के बारे में जानकारी मिलती है। सागरताल प्रशस्ति में मिहिर की उपाधि के बारे में जानकारी मिलती है। पालों पर विजय के रूप में हम देखते हैं मिहिरभोज के समकालीन शासक कौन कौन थे? देवपाल और विग्रहपाल। विरोधाभास था। पाल अभिलेख प्रतिहारों पर विजय का विवरण देता है तथा प्रतिहार अभिलेख पालों पर विजय का वर्णन देता है। यह विरोधाभास है अभी तक। बादल अभिलेख जो कि पालकालीन है, पाल के समय का है। पाल नरेश देवपाल ने गुर्जर नरेश को पराजित किया था, इससे हमें यह जानकारी मिलती है। तथा जो ग्वालियर अभिलेख है प्रतिहार कालीन। जिस लक्ष्मी को धर्मपाल के पुत्र देवपाल का वरण किया था वह अंत में मिहिरभोज की पुनर्भु पत्नी हो गई। अर्थात इस समय क्या जानकारी मिलती है? अतः यह कह सकते हैं कि प्रारंभिक युग देवपाल को मिहिरभोज के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ? परंतु देवपाल के शासन के अंतिम दिनों में जो देवपाल था पाल नरेश, उसके अंतिम दिनों में मिहिरभोज को अपनी पराजय का बदला लिया तथा यह स्थिति महेंद्रपाल के शासन तक निरंतर बनी रही। राष्ट्रकूटों पर विजय।
के रूप में हम देखते हैं। समकालीन शासक कौन कौन थे? अमोघवर्ष तथा कृष्ण द्वितीय। अमोघवर्ष के शासनकाल में मिहिर भोज ने उज्जैन पर अधिकार करते हुए नर्मदा नदी तक अधिकांश भूभाग का स्वामी बन गया था। बर्तो संग्रहालय में मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को वापस लौटने पर मजबूर किया था। इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट ने मिहिर भोज ने पराजित किया था। इंद्र तृतीय जो कि राष्ट्रकूट शासक था, उसको किसने? मिहिर भोज ने पराजित किया था। राष्ट्रकूट महेंद्र पाल के शासनकाल तक उज्जैन पर अधिकार करने में असफल रहे थे। अन्य विजय में हम देखते हैं बुंदेलखंड एवं गुर्जर पर विजय। इसकी जानकारी हमें वराह ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। गोहिलों पर विजय, इसकी जानकारी हमें चाटसू अभिलेख से मिलती है। दक्षिण राजपूताना पर विजय, इसकी जानकारी हमें प्रतापगढ़ अभिलेख से मिलती है। उत्तर पश्चिम अभियान, इसकी जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है। सुलेमान जो कि अरब यात्री था, मिहिर भोज का विशाल सेना और अश्व सेना से सब बड़ी सेना किसी दूसरे राजा के पास नहीं थी, यह बताया। इस मिहिर भोज ने कहा था, यह अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है। यह अपार धन एवं ऐश्वर्य से युक्त है। भारत में उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो डाकू से इतना सुरक्षित रहा है। सारे डाकू थे वो मिहिर भोज से डरते थे। अगला हमारा शासक है महेंद्रपाल प्रथम, जिसका काल था 885 से 910 ईस्वी। मिहिर भोज का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। पिता का साम्राज्य अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए साथ साथ इसका विस्तार पूर्व में किया। इसकी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज तथा परमेश्वर थी। इसने उपाधियां अलग होती, उपाधियां जो ली जाती है या फिर उसके नाम के अन्य नाम, जिसे हम उपाधियां कह ले। उपलब्धि उसने क्या क्या हासिल किया, किन राज्यों पर विजय हासिल की तथा क्या क्या बनवाया था, ये सब हम उसकी उपलब्धियों के अंतर्गत देखते हैं। अब इसकी उपलब्धियां देखते हैं, राजनीतिक उपलब्धियां। राजनीतिक उपलब्धियों में हमने पाल नरेश नारायण को पराजित कर पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया था। इसकी जानकारी हमें पहाड़पुर से प्राप्त अभिलेख में मिलती है। उसका साम्राज्य काठियावाड़, पूर्वी पंजाब, झांसी तथा अवध तक विस्तृत था। काठियावाड़ के चालुक्य उसके सामंत थे। मालवा पर परमार शासक वाकपति भी महेंद्रपाल की अधीनता स्वीकार करता था। पेवा अभिलेख जो कि हरियाणा तक विस्तृत था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। साम्राज्य प्रशासनिक उपलब्धियों में महासामंत, व्यवहारिक कोटपाल, तंत्रपाल अधिकारियों की नियुक्ति की थी इसने। इसकी हम सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो इसका शासन सुख समृद्धि वैभव का काल था। साहित्य रचना जो कि इसके शासन में इसका एक दरबारी कवि था राजशेखर, उसकी रचनाएं कर्पूर मंजरी, विदुषाल बंदी का बाल रामायण, बाल महाभारत, प्रचंड पांडव तथा अन्य काव्य ग्रंथ, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, हरिविलास आदि से इसकी जानकारी मिलती है। शिव शासक वैष्णव धर्म से संबंधित अनेक मंदिरों का निर्माण इसने करवाया था। नरेश्वर, बटेश्वर, तिलोरी आदि स्थानों में किया गया था। यह एक कुशल प्रशासक और विद्या और साहित्य का महान शासक भी था। संरक्षण था। अगला हमारा राजा है भोज द्वितीय, जिसका शासन 910 से 912 ईस्वी तक रहा है। महेंद्रपाल प्रथम की रानी देहनागा देवी से उत्पन्न पुत्र हुआ था। यह चेदी नरेश कोक्कलदेव प्रथम ने इसकी राजा बनने में सहायता की थी। इसकी जानकारी हमें बिलहरी शिलालेख से मिलती है। सौतेला इसका भाई था। महेंद्रपाल ने हर्षदेव चंदेल की सहायता से भोज सेकंड को पराजित किया। इसकी जानकारी हमें खजुराहो के अभिलेख से मिलती है। धंग शासक के अगला हमारा राजा महिपाल प्रथम, जिसका शासनकाल 912 से 945 ईस्वी तक रहा है। महेंद्रपाल की दूसरी रानी महादेवी का पुत्र था। उपाधि इसने विनायक पाल तथा क्षितिपाल की उपाधि धारण की थी।
उपलब्धियां: गृह युद्ध की स्थिति को कुशलतापूर्वक शांति के साथ संभाला। राजशेखर आर्यावर्त का महाराज, रघुकुल मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तामणि कहा है राजशेखर ने महिपाल प्रथम को। अल-मसूदी ने इसको बऊर कहा है। सैन्य शक्ति में इसने वृद्धि करी थी, मतलब सेना का विस्तार किया था। साम्राज्य का विस्तार गुजरात जैसे दूरवर्ती प्रदेश तक बनाए रखा। राष्ट्रकूटों से संघर्ष हुआ था। इसका समकालीन शासक इंद्र तृतीय था। 917 ईस्वी में इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया। परिणाम: महिपाल की हार हो गई। कन्नौज को तहस नहस कर दिया गया। पाल नरेशों, राज्यपाल और गोपाल द्वितीय दोनों ने बिहार के विस्तृत भाग पर अधिकार कर लिया, परंतु राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के वापस लौटते ही महिपाल की स्थिति को सुदृढ़ कर ली। अगली जानकारी हमें कन्नौज, गंगा यमुना दोआब, बनारस, ग्वालियर तथा पश्चिम में काठियावाड़ पर इसने पुनः अधिकार कर लिया था। अगला हमारा राजा है महेंद्रपाल सेकेंड। महिपाल के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का यह राजा बना। यह योग्य एवं दानशील शासक था। इसकी जानकारी हमें प्रतापगढ़ अभिलेख से मिलती है। प्रतापगढ़ अभिलेख राजस्थान में है। दसपुर में स्थित एक ग्राम को दान दिया था। इस शासक के बाद 960 में प्रतिहार वंश के कई शासक हुए, अयोग्य शासक हुए, जिसमें देवपाल, विनायकपाल, महिपाल, विजयपाल। फिर अगला शासक हुआ हमारा राज्यपाल, जो कि 990 से 1018 ईस्वी तक रहा। महमूद गजनवी ने कन्नौज आक्रमण के दौरान बिना युद्ध किए भाग गया था। जब महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ था, उस समय राज्यपाल बिना आक्रमण का सामना किए हुए भाग गया। तो इसमें चंदेल जो शासक था विद्याधर, उसने कुछ हिंदुओं के साथ मिलकर इसका हत्या कर दी। अगला हमारा शासक था यशपाल, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद 1090 ईस्वी में कन्नौज पर गढ़वाल वंश का अधिकार हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इसके प्रमुख शासक, इसकी जानकारी के स्रोत, इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी तथा कुछ और चीजें भी देखी। कौन सा अभिलेख कहाँ पर स्थित है। मैप में हमने देखा यह वर्तमान उत्तर प्रदेश, कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित था, लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो उज्जैनी और राजस्थान का जोधपुर में स्थित है, बताया जाता है। तो इस वीडियो में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में परिचय देखा, उसकी जानकारी के स्रोत, संस्थापक तथा शाखा देखी। तो इस वीडियो में आप बताइए क्या कमी रही, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।